हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा कहाँ तक हो गया था पिछला कंसेप्ट? हमारा लेक्चर नंबर हो गया था 1.4 शायद। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अगले लेक्चर की तरफ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको हमने स्टेटर के पूरे पार्ट के बारे में बता दिया था। अब हमें किसके बारे में बताना था? आपको रोटर के बारे में बताना था। तो चलिए हम रोटर के पास चलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो आपका रोटर होता है वह आपका स्टेटर फील्ड के बीच में रखा हुआ एक ऐसा पार्ट होता है जो रोटेट करता है, जो गति करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। यानी यह हमारा क्या था? स्टेटर का पार्ट था कुछ इस तरह से। यह हमारा स्टेटर था, हमारा क्या था भाई? स्टेटर था। और इसके बीच में क्या रखा हुआ था आपका? इसके बीचों बीच आपका रोटर रखा हुआ था कुछ इस तरह से। ये हमारा रोटर रखा हुआ था। रखा हुआ था और बीच में हमारा क्या था भाई? ये हमारा सॉफ्ट था। तो ध्यान दीजिएगा, रोटर क्या होता है भाई? आपका रोटर आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है भाई? रोटेट करता है। रोटर के कुछ पार्ट थे आपके। पहला क्या था आपका? सॉफ्ट था। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट आपका फॉर्जेट स्टील का बना हुआ एक ऐसा बेलनाकार भाग होता है। फॉर्जेट स्टील का बनाया जाता है। जो सॉफ्ट की संरचना होती है, सॉफ्ट कुछ इस तरह का आपका होता है। ये बेलनाकार होता है आपका, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट जो बनाया जाता है वो फॉर्जेट स्टील का बनाया जाता है। और ये फॉर्जेट स्टील का एक ऐसा बेलनाकार भाग होता है जिस पर आपका ये जो हमारा है रोटर कोर, अगला हमारा सॉफ्ट के बाद आता है रोटर कोर। इस रोटर कोर को आपका इसके ऊपर स्थापित करता है, यानी इसके ऊपर आपका रोटर को स्थापित किया जाता है। ये तो आपका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के बाद जो रोटर कोर आता है, तो सॉफ्ट की डिजाइन आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी सबसे अधिक हो, इसलिए इसको फॉर्जेट स्टील का बनाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अधिक रखने के लिए आपका जो मरोड़ घूड़ को सह सके आपका, इसके लिए क्या किया जाता है आपका कि इस सॉफ्ट को आपका फॉर्जेट स्टील से बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है रोटर कोर। रोटर कोर किसका बनाया जाता है? अब रोटर कोर की डिजाइन जो होती है वो दो तरीके से की जाती है। एक तो होता है आपका, इसमें दो चीजें आती है। पहला आता है स्क्वायरल केज वाला, दूसरा आता है आपका स्लिप रिंग या वाउंड रोटर। दो प्रकार के रोटर आपके बनाए जाते हैं। दो प्रकार के रोटरों में जो चेंज होता है वह आपका रोटर कोर ही होता है, जिसमें सबसे पहले परिवर्तन किया जाता है आपका। तो अभी हम इसके बारे में अगले टॉपिक पर इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रोटर कोर के लिए बस इतना ही कहते हैं कि यह हाई सिलिकॉन स्टील का बना हुआ एक ऐसा बेलनाकार भाग होता है जिस पर खांचे कटे होते हैं। हालांकि स्क्वायरल केज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब संरचना की बात आती है तो संरचना में हमें ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। आपके एग्जाम में जब आपसे संरचना पूछा जाएगा तो वहां पर ये चीजें लिखेंगे, लेकिन स्क्वायरल केज इसको क्या करता है? अलग कर देता है। स्क्वायरल केज इस कंसेप्ट पर लागू नहीं होता, सिर्फ वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर ही इस पर लागू होता है। तो रोटर कोर के लिए कहेंगे यह हाई सिलिकॉन स्टील, हमेशा हाई सिलिकॉन स्टील का स्टेटर कोर रहेगा। कब? जब उसमें एसी जाएगी तब। कभी भी एसी सप्लाई फ्लो कर रही है तो वह जब भी कोर होगा, कोर की डिजाइन जो होगी वो हाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल से की जाएगी, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो हाई सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड पत्ती यानी लेमिनेटेड ब्लेड होता है, यानी एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच में इंसुलेशन होता है और उसकी एक पूरी पूरी क्या होती है? बेलनाकार संरचना होती है। और उस संरचना पर क्या होता है भाई? खांचे कटे होते हैं, उसे हम रोटर कोर कहते हैं। अगला होता है रोटर वाइंडिंग। अगला होता है रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग क्या होता है? जो रोटर कोर पर कटे हुए खांचे हैं, उन खांचों में जब तांबे के विद्युत रोधी, तांबे के विद्युत रोधी का मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया है। तांबे के ऊपर सुपर इनेमल या कॉपर का सुपर इनेमल या फिर वार्निश की क्या होगी? परत चढ़ी होगी। अगर ये आपका कॉपर कंडक्टर है तो इस कॉपर कंडक्टर के ऊपर हल्की सी लेयर चढ़ी होगी। किसकी भाई? ये हल्की सी लेयर चढ़ी होगी सुपर इनेमल की या फिर वार्निश की चढ़ी होगी। उस कंडक्टर के द्वारा क्या किया जाता है कि वाइंडिंग की जाती है आपका।
उस कंडक्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और इसमें कैसी वाइंडिंग होगी, तो 3 फेज कनेक्शन वाली स्टार डेल्टा वाइंडिंग ही होगी आपके इसमें। और उस वाइंडिंग को क्या किया जाता है, उस वाइंडिंग को आपका रोटर के आगे स्लिप लगा होता है, उस स्लिप पर शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमको कैसा बनाना है, इसको बंद परिपथ वाला बनाना है। रोटर बंद परिपथ हो, इसलिए क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है कंडक्टर को। और जब कंडक्टर को शॉर्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा बंद परिपथ वाला हो जाता है। तो इस तरह से हमारा संरचना तैयार की जाती है रोटर कोर की। उसके बाद रोटर वाइंडिंग के बारे में हमने बता दिया। अब आपका अगला आता है क्या, इसी के ऊपर लगा होता है फैन। इसी के ऊपर आपका फैन लगा होता है। फैन क्यों लगाया जाता है, जो मोटर के अंदर उत्पन्न होने वाली हीट है, उस हीट को बाहर ट्रांसफर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बाहर आपका क्या किया जाता है, फैन लगाया जाता है। ये फैन किसका बना होता है, तो ये फैन आपका कास्ट आयरन का बना होता है। मैं बार बार सभी मटेरियल के बारे में डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका इन्हीं के बारे में ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या कोर की डिजाइन किससे की जाती है, फैन किस मटेरियल का बनाया जाता है, फैन क्यों लगाया जाता है। यानी जो आपका आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है वो इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इनके मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि ये किस मटेरियल से बनाया जा रहा है और इसकी वजह क्या है बनाने की। जैसे हमने आपको सॉफ्ट में भी बताया कि सॉफ्ट किस मटेरियल का बना है, रोटर कोर को भी बताया किस मटेरियल का बना है। इसके बाद हमने रोटर वाइंडिंग पर आया तो रोटर वाइंडिंग में हमने बताया कि कौन सा इंसुलेशन दे रहे हैं। तो ये आपका जितनी भी चीजें हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है। अभी हमारा बहुत जल्द थर्ड ईयर के जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है आपका फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन जेई का कोर्स। वो थर्ड ईयर का एग्जाम देते हुए या थर्ड ईयर की पढ़ाई करते हुए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या हम सब्जेक्ट बेस को इतना मजबूत कर लेते हैं कि ताकि हमें फाउंडेशन कोर्स में कोई दिक्कत ना आए। तो इतना पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक ध्यान तक। हाँ भाई, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या है कि सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं। अभी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्या करेंगे, पूरा लिख पाएंगे जितना भी बोले होंगे अब तक का, पूरा पूरा नोट्स भी बनवाते चलेंगे एक तरफ से। वरना अगर आप लोग सक्रिय हैं, सिर्फ लेक्चर ही लेकर के अपना नोट्स बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। अब अगली हेडिंग है प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है। हमारा जो स्टेटर होता है एक, दूसरा क्या होता है, रोटर होता है। हम अपने स्टेटर को क्या करते हैं, सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, और रोटर बंद परिपथ होने की वजह से स्टेटर से मिलने वाली सप्लाई कहाँ आती है, आपका रोटर में आती है। रोटर में ग्रंथित होता है। तो ये हमारा क्या था, स्टेटर था। ये हमारा हो गया स्टेटर। होगा भाई, और ये हमारा स्टेटर हो गया पूरा पूरा। ये पूरा पूरा स्टेटर हो गया। इसके बीच में क्या होता है भाई, इसके बीच में आपका रोटर स्थापित होता है, और ये हमारा क्या होता है, रोटर का सॉफ्ट होता है। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है इसको 3 फेज की सप्लाई दी जाती है। या तो हम इसको सप्लाई दे सकते हैं सिंगल फेज की, या तो हम सप्लाई दे सकते हैं 2 फेज की, या तो हम सप्लाई दे सकते हैं 3 फेज की। यानी 3 तरह की इंडक्शन मोटर बनाई जाती है, सिंगल फेज, डबल फेज और ट्रिपल फेज। सिंगल फेज की मोटर, 2 फेज की मोटर और 3 फेज की मोटर बनता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिंगल फेज की मोटर होगी इसको तो हमें पढ़ना ही है, कहां, FHP मोटर, फ्रैक्शनल हार्स पावर की मोटर में सिंगल फेज की मोटर को पढ़ना है। तो चलिए हम सिंगल फेज के लिए भी बात करेंगे, 2 फेज के लिए भी बात करेंगे और 3 फेज के लिए भी बात करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हमारा सिंगल फेज है। सिंगल फेज की अगर मोटर है तो सिंगल फेज की मोटर को दी जाने वाली सप्लाई, तो उसके लिए क्या होगा भाई, उसका फार्मूला
आप जानते हैं फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। और आप पढ़े हैं आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है। दूसरा क्या होता है भाई, फाई अगर हम लेंगे, फाई प्रोपोर्शनल टू आई है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। ओमेगा टी बराबर थीटा होता है, तो या इसको लिख सकते हैं फाई बराबर फाई एम साइन थीटा हो गया। ये सिंगल फेज के लिए, ये हमारा सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज में अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो फाई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, अब क्लियर है ना। अगर सिंगल फेज में ही थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 हो, तो फ्लक्स फाई का मान क्या होगा, फाई एम होगा, फाई मैक्सिमम होगा। अगर इसी तरह से हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाए, थीटा बराबर 180 करते जाए, तो फिर फ्लक्स हमारा फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ध्यान से देख लीजिएगा, आप इस वैल्यू को कहां रखेंगे, थीटा बराबर 0 यहां पे पुट करेंगे, फाई एम साइन 0, साइन 0 का मान 0, पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, फाई का मान 0 हो गया। फिर जब फाई का मान क्या है, फाई एम, यानी थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर 90 के केस में क्या होगा, फाई बराबर फाई एम साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, फाई मैक्सिमम होगा, होगा ना, फ्लक्स का मान मैक्सिमम। फिर थीटा बराबर क्या होगा 180, तो थीटा बराबर 180 होगा, तो फ्लक्स फाई का मान क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर क्या हो 270 डिग्री हो, तो फाई का मान क्या होगा भाई, माइनस फाई एम होगा, होगा ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये हमारा वैल्यू जो है ये कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है। थीटा की वैल्यू 0 हो रही है, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। थीटा की वैल्यू 90 हो रही है, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जा रहा है। थीटा की वैल्यू 180 हो रही है, तो फ्लक्स हमारा 0 हो जा रहा है। थीटा की वैल्यू जब आपका 180 से 270 हो रहा है, तो 270 पर फ्लक्स का मान क्या हो जा रहा है, माइनस फाई एम हो जा रहा है, हो रहा है। थीटा का मान जब 360 हो रहा है, तब फ्लक्स फाई का मान क्या हो जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जितना फ्लक्स फाई का मान इसमें है, उतना ही फ्लक्स फाई का मान इसमें है, लेकिन दोनों विपरीत में है। और हर समय फ्लक्स की जो वैल्यू है आपका 0, कभी मैक्सिमम, कभी आपका कुछ होती रही है। हर समय एक जैसा फ्लक्स नहीं बना हुआ है, नहीं बना है। हर समय जब फ्लक्स एक जैसा नहीं होगा, तो उस समय घूर्णी उत्पादन होना संभव नहीं है, क्योंकि फ्लक्स फाई का मान हर समय क्या होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। फ्लक्स फाई के उत्पादन के लिए उस फ्लक्स फाई का मान क्या होना चाहिए, हर एंगल पर आपका एक जैसा ही होना चाहिए। और यहां पर हर एंगल पर आपका फाई की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। तो हमारा घूर्णी उत्पादन संभव नहीं है सिंगल फेज में। इसीलिए जब आप एफएचपी मोटर में जाएंगे, तो सिंगल फेज की मोटर में जो एक वाइंडिंग होती है, उस एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। तब जाकर के उसमें घुड़ी का उत्पादन होता है, वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये तो हमने बता दिया आपको सिंगल फेज के लिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। हाँ, ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज मोटर के लिए। अब हम चलते हैं 2 फेज मोटर की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फेज मोटर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि जो 2 फेज की मोटर होती है, 2 फेजों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो 2 फेजों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। 3 फेज के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो 3 फेज के बीच में 120 का डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ये सारी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि किसके बीच में कितना गैपिंग है। तो अब हम चलते हैं अपने 2 फेज मोटर की तरफ। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मोटर की वाइंडिंग की कैसे जाती है। अगर हमारा 2 फेज की मोटर है, तो 2 फेज की मोटर की कैसे वाइंडिंग करेंगे। जैसे आप लोग डीसी जनरेटर पढ़े थे, डीसी जनरेटर में क्या होता था भाई, ये आपका स्टेटर होता था, कुछ इस तरह से स्टेटर होता था। इसमें कहते थे कि ये हमारा पोल है N, दूसरा क्या पोल है भाई, S, ऐसा बोलते थे। ये N है और ये क्या है, S है। N पोल होता था, तो इसके लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती थी,
तो एन पोल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग करते थे, एस पोल होता था तो कौन सी वाइंडिंग करते थे, क्लॉकवाइज। यानी इसको एन पोल बनाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग करते हैं, इसको एस पोल बनाने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग करते हैं उस वाइंडिंग में हम क्लॉकवाइज में उसको वाइंड करते हैं और एन पोल बनाने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज में वाइंडिंग करते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो हमारा क्या होता था, इस तरह से हम पोल की डिजाइन करते थे। फिर आपका जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर 2 पोल की मोटर है तो उसके लिए क्या होता है, तो 2 पोल की मोटर एनएस। पूछता है कि अगर 4 पोल की मोटर हो तो उसमें पोल की पोलैरिटी कैसे होती है, तो अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव का मतलब कि एक के बाद एक चेंज होता है, एन के बाद यस, यस के बाद एन, एस के बाद एन, कुछ इस तरह से रहता है। यानी अगर 4 पोल की मोटर है तो अल्टरनेटिंग होती है, यानी कुछ इस तरह से अल्टरनेटिंग होती है। ये हमारा एस हो गया, ये एस, ये हमारा क्या हो जाएगा एन, ये हमारा क्या हो जाएगा एस। यानी ये अल्टरनेटिंग टाइप होता है, यानी एस यानी एस, कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा कितने पोल का मोटर, 4 पोल का मोटर। आप पढ़े होंगे कि इसमें भी पोल होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है उस इंडक्शन में भी, मोटर में भी पोल होता है। कैसे, वो अभी आपको सिद्ध भी करते हैं। आप एक चीज पढ़े होंगे, एनएस बराबर 120 F/P, तुल्यकाली गति। तुल्यकाली गति पढ़े, जिस पर गति निर्धारित होती है, NS = 120 F/P। इसमें P आता है पोल्स, और ये किसके लिए लागू होता है, तुल्यकाली गति, एसी मोटर पर लागू होता है। एसी मोटर के अंदर जो घूर्णी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो गति होती है वह तुल्यकाली गति होती है। और तुल्यकाली गति में हमारा पोलैरिटी जो होती है, पोल P आता है। ये P कहां से जाता है, जैसे अगर 2 फेज की मोटर है तो 2 फेज की मोटर तो कैसे 2 फेज बनाया जाता है उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टेटर में क्या किया जाता है, खांचे काटे जाते हैं। कहां खांचे कटेंगे, ये हमारा खांचा कटेगा यहाँ, ठीक, ये हमारा खांचा है। उसके बाद क्या भाई, ये हमारा खांचा है कुछ इस तरह से। उसके बाद कहां है खांचा भाई, ठीक इसके विपरीत में होगा, ये हमारा खांचा। ये इसमें क्या होगा भाई, यहां हम क्या करेंगे, तार को लपेटेंगे इसमें। जब इसमें तार को लपेटेंगे तो हम क्या करते हैं, एक को डार्ट से दिखाते हैं, जैसे हम कई कंडक्टर लपेट रहे हैं, इसमें कई कंडक्टर लपेट रहे हैं, तो जब लपेटेंगे तो ये इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, यानी ये यहां से आएगा ऐसे, फिर उधर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी इसी तरह से वाउंड करेंगे, उसको लपेटेंगे तो ये हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा। ये हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा। ये हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा। ये हो गया। तो ये पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। जैसे हम लोग ले जाते हैं कंडक्टर, इसमें से गया, यानी यहां से कंडक्टर इसमें से निकला, फिर यहां से आया इस तरह से, फिर इसमें गया इस खांचे में, फिर बाहर निकला उधर से, फिर ऐसे घुमा, फिर आया, फिर इसमें से निकला, यानी इसी तरह से गोलाई में लपेटेंगे, उसको लपेटेंगे ना इस तरह से। तो ये हम लपेट दिए इस तरह से कंडक्टर को। उसके बाद दूसरा कहां होता है, हमने कहा कि 90 पे होता है, 90 पे होता है ना, जो इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो ये हमारा क्या होगा, इससे ये हमारा यही 90 होगा, इससे ये हमारा 90 होगा ना, तो यहां हमारा क्या होगा, खांचा कटा होगा कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या होगा, खांचा होगा, डॉट डॉट डॉट। इसके विपरीत क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से बाइंडिंग होगी इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह का। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्रॉस हो गया, ये हमारा डॉट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, अब ये कितने पोल की मोटर है बताइए, ये कितने पोल की मोटर है, 4 पोल है, 1 2 3 4, 4 पोल की मोटर है। अगर ये दोनों नहीं होता तब कितने पोल की मोटर होती, ये दोनों नहीं होता तो 2 पोल की होती, 1 2। तो पोलैरिटी जो डिजाइन की जाती है वह आपका फेजों के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, कि जो हमारा यहाँ पर कितने फेज का है, 2 फेज का है, 3 फेज का है, तो उसका दूना हो जाता है हमारा पोलैरिटी। अगर 2 फेज की मोटर है तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 4 होगी। 3 फेज की मोटर, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 6 होगी। जब भी पोलैरिटी होती है वो किस संख्या में होती है, वो हमेशा जब भी होगी वो सम संख्या में होगी, 2 4 6 8 10 इस तरह से होगा आपका पोलैरिटी। तो ये 2 फेज की मोटर है। अब इसमें देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, डॉट है, ये हमारा क्या, इससे 90 डिग्री पर है, ये हमारा क्या, क्रॉस है, ये हमारा क्रॉस है, कुछ इस तरह से है।
तो ये वाला जो डॉट डॉट दोनों पास है, ये क्रॉस क्रॉस इधर है, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, NS इसमें अल्टरनेटिंग होता है आपका, होता है। तो चलिए हम आपको टू फेज के बारे में समझाते हैं डीप में जाकर के। अब इसमें होता क्या होगा, ये आपका क्या है, डॉट है। डॉट में आपका अगर हम निकालेंगे इसके लिए, इससे और इसके बीच कितना एंगल बन रहा है भाई, अगर मान लीजिए ये हमारा है, इसमें फ्लक्स होगा, इस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स होगा, इसमें भी फ्लक्स होगा, क्योंकि वो फ्लक्स इस पूरे में होंगे, फ्लक्स इस पूरे में। और ये अगर ए कंडक्टर है तो ये क्या है, ए डैश है, क्योंकि ये यहीं से इसमें जा रहा है, तो ये ए, तो ये क्या होगा, ए डैश। ये क्या है, बी, तो ये क्या होगा भाई, इसके विपरीत में बी डैश होगा। अगर इस कंडक्टर ए कंडक्टर में हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या हो आपका, ए कंडक्टर में जो हमारा फ्लक्स हो कुछ इस तरह का हो, फ्लक्स क्या हो भाई, फाई ए हो, ठीक। तो इससे कितने डिग्री पे हमारा फ्लक्स बी है, इससे हमारा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पीछे है, फाई बी। ये इससे कितने डिग्री पीछे भाई, 90 डिग्री पीछे है ना। तो फ्लक्स फाई ए से हमारा कितने डिग्री पीछे हो गया, फाई 90 डिग्री, क्योंकि यहां से आपका इन दोनों के बीच एंगल कितना, 90, और 90 है तो यहां हम फाई ए से लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फाई बी 90 पीछे जाएगा ना। तो फाई ए से फाई बी क्या है, 90 डिग्री पीछे है। अभी हम सब एक एक करके चर्चा करेंगे, इसमें ध्यान से समझते जाइए बस। तो ये हमारा हो गया फाई ए से फाई बी 90 डिग्री पीछे। चलिए हम फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं इसके लिए। यहां फाई ए है, ये कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इस तरह से एक्सिस बनाते हैं तो ये हमारा क्या, एक्स और ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई, ये क्या होता है भाई, वाई डैश एक्सिस होता है ऐसा। अब यहां ध्यान से देखेंगे आपका, तो ये किस एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाई ए की वैल्यू क्या होगी, फाई ए बराबर फाई एम साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी, या इसी को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ए बराबर फाई एम साइन थीटा लिखेंगे। दूसरा क्या है, फाई बी की वैल्यू क्या होगी, तो फाई बी की वैल्यू क्या होगी, फाई बी बराबर फाई एम, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन साइन थीटा है ना, ये आपका थीटा एंगल पे जा रहा है, और थीटा एंगल से कितना ये पीछे हो रहा है, तो थीटा एंगल से 90 डिग्री पीछे हो रहा है। तो थीटा से जब 90 पीछे होगा तो थीटा में से 90 घटेगा, और जब थीटा में से 90 घटेगा तो यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 90, ऐसा लिखेंगे। और साइन थीटा माइनस 90 हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं फाई बी बराबर फाई एम साइन थीटा माइनस 90 को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा माइनस 90 है, हम उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं ना, और वहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, कॉस थीटा आएगा हमारा, तो हम इसको लिख दे क्या, कॉस थीटा होगा। तो ये फाई ए की वैल्यू हो गई फाई एम साइन थीटा, और फाई बी की वैल्यू क्या हो गई हमारा, फाई बी की वैल्यू हो गई फाई एम कॉस थीटा होगा। अब ये परिणामी फ्लक्स क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हम निकालेंगे, ये क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। जब अगर हम इसका परिणामी लेते हैं तो कुछ इस तरह से परिणामी मिलेगा हमको, फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ इस तरह से होगा हमारा, होगा ना? हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स क्या होगा भाई, फाई आर की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, चतुर्भुज वाले में आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये सभी लोग पढ़े हैं। तो अगर हम लेते हैं फाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर प्लस 2 फाई ए फाई बी, और कॉस क्या हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 है, कितना ले लेंगे हम, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो हमारे फाई आर की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमारा फाई आर की वैल्यू क्या होगी, फाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर होगा। तो ये हमारा परिणामी फ्लक्स आएगा।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि परिणामी फ्लक्स फाई आर कितना होगा। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तब परिणामी फ्लक्स फाई आर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 हो तब परिणामी फ्लक्स फाई आर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 हो या थीटा की वैल्यू 360 हो या थीटा की वैल्यू 270 हो तो हमारा फ्लक्स फाई आर क्या होगा। इसका फिर उसके बाद वेव डायग्राम क्या होगा, फिर उसके बाद ये जो है हमारा कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस कंडक्टर में हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उसके बाद रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे किसी भी चैनल का नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है किसी भी तरह का, जैसे अभी हमने आपको आज तो बता दिया कि हमारे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन कोर्सेस जेई के लिए। तो अगर ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप एक बार जरूर कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले पता चल जाए कि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, या कोई कॉलेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो वो भी हम लोग बताते हैं। तो इससे सबसे पहले आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही।